लोगों में से आपको दो लोगों को पसंद करना है। ए खुद को पसंद करेगा नहीं, मान लीजिए इसने सी और डी को, बी ने मान लीजिए डी और ए को पसंद कर लिया, सी ने मान लीजिए डी और ई को पसंद कर लिया, डी ने मान लीजिए बी और सी को पसंद कर लिया, ई ने मान लीजिए डी और ई को पसंद कर लिया। इस तरह से, अरे नहीं ई नहीं, ठीक है, तो डी अगर है तो डस्टर बी को कर दे, ठीक है, कर लिया। अब क्या हुआ, अब यहां से मुझे पता चल गया कि डी जो है एक ऐसा व्यक्ति है सारे लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो अब वो स्टार जैसे एक तरह से, अब हो सकता है यहां पर इनको एक लोग, इनको दो लोग, इनको एक लोग, इनको दो लोग, ऐसा भी हो सकता है कि बी जो है एक जो है यहां पसंद कर रहा है, एक यहां पसंद कर ले, एक ना पसंद करता है, ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे कोई नहीं पसंद। इस तरह से हम निकाल लेते हैं सोशियोमेट्री में, ठीक है, सब चीजों की विस्तार से चर्चा कर लेंगे आगे। यह कहां से आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आगे आगे चलिए, अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। अब हम आ जा रहे हैं टूल कंस्ट्रक्शन पर, जो है कि कैसे हम जो है टूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी टूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम करते हैं प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट या टूल जो है। सबसे पहले हम जो है शुरुआत कर रहे हैं टेस्ट में, कि टेस्ट कोई जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वह कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो है। तो टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर दी सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के किसी सर्टेन एस्पेक्ट को मेजर और डिस्क्राइब करने के लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं। यह जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला टूल है रिसर्च में, शायद सबसे ज्यादा यह टेस्ट यूज किया जाता है। किस तरह से टेस्ट बनाते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अब हमें मान लीजिए कोई टेस्ट बनाना है जो है, तो सबसे पहले हम एक प्लान करेंगे कि टेस्ट में क्या टेस्ट का उद्देश्य है। उद्देश्य मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मुझे जो है अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, ठीक है। अब अचीवमेंट टेस्ट किसी सब्जेक्ट का होगा, मान लीजिए मैंने तो मैथमेटिक्स का मुझे अचीवमेंट टेस्ट बनाना है। अब हम यह डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कंटेंट उसमें होंगे, कौन कौन सी विषय वस्तु होगी। तो कंटेंट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, हम कर लेते हैं जो है, ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए टॉपिक्स। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स में 5 टॉपिक हैं जो है, तो हमने देख लिया कि ये 5 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को हमें रखना है जो है। अब हम देख लेते हैं कि कितने समय का टेस्ट होगा हमारा, या डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 1 घंटे का या आधे घंटे का जो हमारा टेस्ट है उसका ड्यूरेशन डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव में ऐसे टाइप होंगे या शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव में कितने तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, रिकॉल और रिकॉग्निशन। तो रिकॉल में हम जो है एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं जो है, यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और कई बार एक मिनट, एमसीक्यू पहले इसकी रिकॉल की हम बात कर लें। रिकॉल में एक हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। अब एक कई बार हम प्रश्न पूछ लेते हैं, उसका एक लाइन वह पूछ लिया जाए कि भारत का इस समय प्रधानमंत्री कौन है, वो वहां पर भर देगा लड़का जो है प्रश्न का उत्तर। या तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स भारत का प्रधानमंत्री डैश डैश डैश, या इस तरह पूछ ले भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, उत्तर निश्चित है। ऑब्जेक्टिव हो गया या जो है उत्तर इसका निश्चित है जो है, तो वह जो है हमारे जो है रिकॉल टाइप हो गए। और दूसरा आपने बताया जो है रिकॉग्निशन टाइप। तो रिकॉग्निशन में हम जो है ट्रू फॉल्स कर देते हैं, मैचिंग आइटम कर देते हैं जो है। एमसीक्यू जो आपने बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें किसी प्रश्न के
4 उत्तर 5 उत्तर जो जितना रहे वह रहते हैं, उनमें से किसी एक सही उत्तर की तरफ हमें टिक करना होता है। एक होता है एनालॉजी टाइप, जिसमें हम सादृश्य, कई बार क्वेश्चन देखते हैं कि 3 एक तरह के हैं, चौथा एक अलग तरह का है जो है, इस तरह के प्रश्न, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो अब हमें डिसाइड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। टाइप एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने कितने अंक के कौन कौन से प्रश्न होंगे, और इन सबका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं? बनाए हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े ना? ठीक है। तो ब्लूप्रिंट कई बार 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जितनी चीजें होती हैं उस ढंग से, अगर मान लीजिए हमारा केवल जो है कंटेंट है, और अब मान लीजिए मैं केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो है, तो जो है हम जो है ये केवल कंटेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दिए, 1 डायमेंशनल हो गया। अगर कंटेंट भी है, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो है अगर नॉलेज भी है, कंप्रिहेंशन भी है, एप्लीकेशन, तो हम जो है यहाँ पर 3 डायमेंशनल कर देते हैं। तो यह हम ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब प्रिपेयरिंग दी आइटम्स। अब हम क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। क्वेश्चन को तैयार करते समय कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि प्रश्नों की भाषा बहुत सरल और स्पष्ट हो। आपने बैक टू टीचिंग में पढ़ा होगा, क्वेश्चनिंग स्किल अगर होगी, जिन्होंने किया होगा तो पढ़ा होगा। प्रश्नों की भाषा बहुत, प्रश्न ऐसे हों जो बच्चे को समझ में आ जाए। कई बार अध्यापक अपनी विद्वता दिखाने के लिए प्रश्नों को बहुत घुमा देता है, वे प्रश्न बहुत अच्छे नहीं माने जाते। प्रश्न हमें उत्तर चाहिए, कॉन्सेप्ट पता करना है कि यह चीज आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम पूरा दिमाग प्रश्न को ही लड़के को लगाते हैं कि उलझा देते हैं। हमें जो जानना है उसके लिए स्पष्ट रूप से पूछिए, यह चीज आप बताइए। तो प्रश्नों की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हमें जो है बचना चाहिए इस तरह के जो कठिन शब्द होते हैं, डिफिकल्ट वोकैबुलरी, कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बना देते हैं प्रश्नों की, बहुत जटिल जो है वाक्यों में प्रश्न रहते हैं, उस तरह के प्रश्नों से बचना चाहिए। कई बार हम जो है एक्सेसिव वर्ड्स, बहुत अनावश्यक शब्द प्रयोग कर देते हैं ज्यादा उसमें, उससे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम जो है कुछ प्रश्न देखते हैं कि डबल नेगेशन रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लाभ नहीं होगा? अब आप समझते रहिए इसका मतलब, नहीं 2 बार आ गया है, अब आप उसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो आपको चाहिए कि बच्चे के सामने बहुत स्पष्ट भाषा में प्रश्न रखिए। तो प्रश्न जो है अवॉइड डबल नेगेशन, अवॉइड एक्सेसिव वर्डनेस, अवॉइड एम्बिगियस स्टेटमेंट, मतलब इस तरह बहुत जो है भ्रामक शब्दों का प्रयोग मत करिए। फिर उसके बाद आते हैं हम जो है, जब हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप क्वेश्चन में यह ध्यान देते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी रहे, प्रश्न हमारे जो हों वे ऑब्जेक्टिव रहें। ऑब्जेक्टिविटी रहने से, मैंने अभी बात आपसे की थी एरर्स की, तो जो पर्सनल एरर हैं मेजरमेंट के, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, तो एरर के पर्सनल में जो पर्सनल एरर्स हैं मेजरमेंट के, वह जो है रिमूव हो जाते हैं, उनकी मतलब संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि कोई भी कॉपी जांचे ऑब्जेक्टिव है तो वह जो है कोई भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो यह हम कोशिश करते हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए कि इस टेस्ट में 50 प्रश्न रखने हैं, 1 घंटे का वह प्रश्न होगा। तो अब हम आइटम्स जब बनाएंगे तो कोशिश यह करेंगे कि 50 प्रश्न रखने हैं तो मैं 100 प्रश्न बनाऊं, कुछ ज्यादा प्रश्न, मतलब डबल या उसके आसपास प्रश्न मैं बनाऊं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे प्रश्नों को हटाना पड़ेगा। तो हम जस्ट डबल कोशिश करते हैं कि प्रश्न को बनाएं। अब जब प्रश्न हमारे बन जाते हैं, हमारे 100 प्रश्न हो गए, अब हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन। सबसे पहले जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है
उसको दिखा देते हैं कि देखो प्रश्न हमारे इस तरह के बने हैं, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कुछ समय ऐसा तो नहीं है कि बहुत कठिन है, भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, या जो और चीज़ें हैं उससे संबंधित हम जो है लोगों को या अपने मित्रों को, एक्सपर्ट हमारे मित्र भी हो सकते हैं जो उस चीज़ को जान रहे हो, देख लो भाई जरा देखो इसमें कहीं भाषा की कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि या हम 2 वर्जन बना रहे हैं हिंदी इंग्लिश, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो है हिंदी में कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है। कई बार आजकल हो रहा है जो है, आप देख रहे होंगे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं अब तो आंसर की आने लगी। पहले यह चीज नहीं होती थी तो लोग गोल कर जाते थे, अब आजकल क्या हो रहा है कि सबकी आंसर की आ रही है, तो उसमें जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हुए भी उसके उत्तर गलत होते हैं, या जो एग्जामिनेशन बॉडी है, आयोग है, जो है जैसे, तो वह जो उत्तर बताती है, उत्तर पता चला आप चैलेंज कर देते हो कि नहीं यह गलत है। और कई बार तो ऐसा हुआ है जो है कि आयोग ने कहा कि यह सही है और आपने दूसरे ऑप्शन को कहा सही है, किसी और ने तीसरे ऑप्शन को कहा सही है, मामला फंस गया। क्यों फंसा मामला? 3 उत्तर सही है उसके। अब कोर्ट भी क्या करे, कोर्ट मान लो ऐसे रहता, आयोग ने कहा तो आयोग को गलत मान करके लड़के को सही मान लेता। 2 लड़के अलग अलग कह रहे हैं कि नहीं यह सही है, कोई कह रहा है यह सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? यह भी एक कमी है, हमारी कमी है कि आजकल हम में से हर आदमी किताब लिखने लगा है जो है, तो हम मनमानी किताब लिख देते हैं और जो चीज चाहे इधर उधर कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख दिए, अब वो किताब प्रूफ हो गई, लड़का तो वही किताब पढ़ रहा है जो मैंने बात आपकी की थी, नॉलेज अथॉरिटी से प्राप्त हो रही है। लड़का अब किताब क्या है, टीचर क्या है, अथॉरिटी है। कई बार छोटा बच्चा होता है, देखते हैं कि जो है मतलब कि आता है और टीचर, उसके टीचर ने कोई चीज बताई है। क्या आप लोगों का टाइम मतलब क्या ऐसे ही है कि कुछ बताया गया है टाइम की जब इच्छा होती है आप? हाँ अच्छा, कॉलेज से, अच्छा 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 अच्छा। तो यह जो है क्या बात हो रही थी हम लोगों की जो है अथॉरिटी। तो कई बार बच्चा होता है ना कि उसके टीचर ने बताया है जो है, और आप कहते हैं कि नहीं यह गलत है, लेकिन वो मान लेता है नहीं नहीं हमारे टीचर ने बताया है, क्योंकि वो उसके लिए अथॉरिटी है जो है, तो टीचर की बात मान लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो हम आ रहे हैं कि हम जो एक्सपर्ट को दिखा देते हैं, अपने साथियों को दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम ट्राई आउट करते हैं। तो ट्राई आउट में जो है मतलब जांच स्तर, उसकी जांच करते हैं जो है। जांच में 2 स्तर होते हैं। पहला प्री ट्राई आउट स्टेज, जहां पर हम इसको बड़ा कर दें भाई, यह काम तो आप भी लोग कोई आ जाए भाई बड़ा कर दे जो है, मैं इस मामले में जो है अच्छा यहाँ से, लेकिन अब यहाँ से अगर हम बढ़ाना वही चीज फिर प्रॉब्लम आती है। चलिए चल जाएगा काम जो है, जैसे धीरे धीरे सीख जाएंगे हम भी जो है। हाँ बात हम कर रहे थे जो ट्राई आउट। तो प्री ट्राई आउट में हम क्या करते हैं, अब वो टेस्ट हमारा बन गया जो है, अब उस टेस्ट को हम एक छोटे ग्रुप पर एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए कि अब आपको रिसर्च करेंगे तो टूल कंस्ट्रक्शन करना होगा। और किसी रिसर्च में जनरली अभी जैसे सनी जी बता रहे थे, बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे जब हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नई जानकारी लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके टूल अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल हैं तो बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। तो उन टूल्स को हम या तो फिर उसको हम नई परिस्थिति में एडॉप्टेशन करें जो है, और या तो हम नया टूल बनाएं। और टूल बनाना अच्छा माना जाता है। टूल अगर आप रिसर्च में टूल अपना खुद का सेल्फ डेवलप टूल है आपका, तो उससे आपके रिसर्च का वेट बढ़ जाता है कि ठीक है इसमें है कुछ। तो थोड़ा सा तो टूल सबसे पहले आइटम सेलेक्ट कर, जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड हमने आइटम सेलेक्ट कर लिए। उन आइटम्स को मैंने फिर एक छोटे समूह पर प्रशासित कर दिया, एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, और वहां 30 बच्चे 35 बच्चे क्लास में मैंने रजिस्टर्ड कर दिया, और केवल यह देखने के लिए कि बच्चे कितना समय ले रहे हैं, मैंने जो समय निर्धारित किया है क्या वास्तव में उतने समय में कर ले रहे हैं, या उससे बहुत पहले कर रहे हैं, या उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या उन प्रश्नों को हल करने में कहीं क्वेश्चन समझने में तो दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो मैंने एक्सपर्ट को दिखाया था, लेकिन जिसके लिए टेस्ट बना है उसके लेवल का है कि नहीं है,
वह उसको कर पा रहा है कि नहीं, उसको समझ पा रहा है कि नहीं, जो है प्रश्नों की भाषा कहीं ऐसी तो नहीं है कि वह जो है कंफ्यूज हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप उत्तर पता होता है बावजूद उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दो जो ऑप्शन, दो विकल्प उसमें हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं, या किसी चीज के दोनों कारण होते हैं। अब कोई पूछे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, अब ठीक है, क्यों आई थी? अब ऑप्शन एक दे दिया व्यापार करने, ऑप्शन दूसरा दे दिया धनार्जन करने, हैं? अब दोनों सही हो जाएंगे। अब आप लड़का जो है, किसी ने व्यापार टिक मारा, किसी ने धनार्जन टिक मार दिया। अब आपको देखने को पता चला कि नहीं नहीं, यह ज्यादातर बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे कर रहे हैं ऐसा, तो कुछ न कुछ, तब आप देखेंगे क्वेश्चन को फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या उसके विकल्प रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब उसमें से एक हटा देंगे या दोनों को एक करके दूसरा कोई विकल्प रख देंगे। तो कई बार यह होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हम जब छोटे समूह पर उसे प्रशासित कर देते हैं तो इन समस्याओं को हम आइडेंटिफाई करके उसमें सुधार कर लेते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेज पर, ट्राई आउट स्टेज। ट्राई आउट में हम आइटम एनालिसिस करते हैं। जो हमारे आइटम यानी क्वेश्चंस हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। किसी भी टेस्ट का उद्देश्य यह होता है कि जिस चीज को मेजर कर रहा है उस चीज को वह मेजर कर ले, साथ ही साथ मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स या जीएस का टेस्ट ले रहा हूं, आपका मान लीजिए मैं जीएस का टेस्ट ले रहा हूं, तो मुझे ये अहम मेरा पर्पज है कि जीएस आप जान रहे हैं या नहीं, जनरल स्टडी जो है वो उसकी जानकारी आपको है या नहीं है। अब मैंने अगर उसमें ऐसा टेस्ट बना दिया कि 50 क्वेश्चंस रखे और क्लास में आपके 60 लोग हैं, अगर मान लीजिए 60 में 50 लोगों ने 50 में 45 नंबर पा लिए, इसका मतलब कि वो 50 लोग क्या हैं, बहुत हाई हैं, जबकि हमारी स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कह रही है कि किसी भी वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा, अगर सैंपल साइज जो है 30 से ज्यादा है तो वह डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब कि एवरेज ज्यादा लोग होंगे और किनारों पर बहुत ज्यादा नंबर पाने वाले बहुत कम होंगे, बहुत कम नंबर पाने वाले भी बहुत कम होंगे, बीच में ज्यादा होंगे। यह पूरा पढ़ा होगा, सिग्मा प्लस एम से सिग्मा माइनस एम तक जो है 68% जो है करीब रहते हैं। उसके बाद जो है +2 सिग्मा से -2 सिग्मा तक 95.44 कुछ, +3 सिग्मा से -3 सिग्मा 99.77 कुछ इस तरह से। तो मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। अब पता चला कि मैंने कोई टेस्ट दे दिया और उसमें जो है कई बार होता है ना कि सब लोग जो है पेपर, आप कहते हैं ना पेपर बड़ा अच्छा हुआ, अभी बात करेंगे टेस्ट में ही, वो पेपर अच्छा हुआ कैसे पता चलेगा, जो है पेपर अच्छा हुआ आपका, आप घर आए जो है और आपसे आपके घर पूछा लोगों ने पेपर कैसा हुआ, आप बड़े खुश, पेपर बहुत अच्छा हुआ, और रिजल्ट निकला आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका अच्छा हुआ था लेकिन आपका बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि पेपर क्या था, बहुत सरल था। तो किसी भी टेस्ट की क्वालिटी है, कोई भी टेस्ट ऐसा हो जो न तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, उसका डिफिकल्टी लेवल न तो बहुत ज्यादा हो न बहुत ज्यादा कम हो। उसी तरह से कोई भी टेस्ट अच्छा तब माना जाता है, अगर टेस्ट मैंने दे दिया, 20 नंबर का टेस्ट दिया और क्लास में सारे लोग 18, 19, 20 नंबर पा गए। होता है ना बीएड में जो लोग किए होंगे, प्रैक्टिकल में जो है होता है या असाइनमेंट में होता है, 20 में सभी लोग 18, 19, 20
पा गए। अब पता ही नहीं चला कौन अच्छा है कौन खराब है। सभी लोग अच्छे हैं, अगर सभी लोग 18 नंबर से ऊपर पा रहे हैं, 90% से ऊपर पा रहे हैं, यानी सभी लोग अच्छे हैं, जबकि ऐसा एनपीसी का नहीं हो सकता है। यानी वह टेस्ट जो था, जो दिया गया, जो टेस्ट हुआ, चाहे प्रैक्टिकल हुआ चाहे असाइनमेंट का हुआ, वह अच्छे और कमजोर छात्रों में, मेधावी और कमजोर छात्रों में वह अंतर नहीं कर सका। कोई टेस्ट अगर बहुत सरल हो जाए, होता ना, अच्छे लड़के परेशान हो जाते हैं, अरे उस गधा था वो भी इतना कर लिया, तब मैं क्या करूँ, होता है ना। जो कमजोर है वो तो खुश हो जाता है कि मैं भी 90% के ऊपर पा गया, लेकिन जो तेज है वह दुखी हो जाता है कि पेपर बड़ा सरल था, सब पा गए, मेरी वैल्यू नहीं रह गई। नहीं तो वैसे मैं क्लास में टॉप करता, लोग कहते हाँ ये इतना, ये 90 नंबर पाया, दूसरा 20 नंबर पाया, मैं 90 नंबर पाया, सभी लोग 85-90 के बीच में है, तो मेरे 90 का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर हो। तो यह जो है डिफिकल्टी वैल्यू, जो हम आइटम एनालिसिस करते हैं, उसमें हम आइटम डिफिकल्टी निकालते हैं और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, कि आइटम किस तरह से अच्छे और कमजोर छात्रों के बीच अंतर कर रहा है, इसका तरीका है। यही आइटम एनालिसिस। कोई भी टेस्ट बनाएंगे तो आपको आइटम एनालिसिस करनी पड़ेगी। आइटम एनालिसिस कैसे करते हैं? कोई टेस्ट मैंने दिया, वह जो है किसी ग्रुप पर, एक बड़े ग्रुप पर, अब हम जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, मान लीजिए 100 लोगों के एक ग्रुप पर मैंने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। अब उसके बाद सारे लोगों के उस टेस्ट पर जो स्कोर है, मैंने स्कोरिंग कर दी, जो हमारी स्कोरिंग की थी उसके आधार पर मैंने स्कोरिंग कर दी। स्कोरिंग करने के बाद मैंने एक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया पूरे स्कोर को, और मैंने ऊपर के 27% और नीचे के 27% जो बच्चे थे उनको अलग कर दिया। कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं तो 27 का मतलब 27, ऊपर के 27%, 27% बच्चे हमारे हाई ग्रुप में हो गए, और वही 27 नीचे के 27% बच्चे हमारे लो ग्रुप में हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि किसी प्रश्न को, हर प्रश्न को, अब मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हाई ग्रुप और 27 लोग इस ग्रुप में, 27 लोग इस ग्रुप में, इसमें से हाई ग्रुप में कितने लोगों ने सही किया है इसको? मान लीजिए 25 लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सही किया है। लो ग्रुप में मान लीजिए 8 लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए यहां पर 10 लोगों ने सही किया है, यहां पर मान लीजिए 22 लोगों ने सही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर मान लीजिए 18, यहां पर 12। इस तरह से हम सारे प्रश्नों को, जितने हमारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को लिखेंगे, और उनमें ऊपर के हाई ग्रुप में कितने % लोगों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, लो ग्रुप में कितने % लोगों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, यह हम देखेंगे। ठीक। अब उसके बाद यह हमारा फार्मूला होता है डिफिकल्टी वैल्यू निकालने का। 1 माइनस राइट आंसर इन हायर ग्रुप, हर प्रश्न के लिए निकालेंगे, टच करते ही जो है क्या चीज, नहीं हमने पहले उनका पूरा स्कोरिंग कर लिया बेटा ना, पूरा टेस्ट मान लीजिए हमने ले लिया, जो है टेस्ट उनका हो गया। वह टेस्ट मान लीजिए 50 नंबर का, 50 प्रश्न होंगे या जितने प्रश्न हो, 50 प्रश्न हैं मान लीजिए, वो 50 नंबर के हमारे प्रश्न हैं। ठीक, मैंने 100 लोगों की कक्षा में उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। ठीक, अब हर बच्चे के
50 नंबर के प्रश्न पर उनके अंक हमने प्राप्त कर लिए। कोई 45 पाया, कोई 42 पाया, कोई 44 पाया, कोई 20 पाया, कोई 18 पाया, कोई 10 पाया। जितने भी नंबर लोगों ने प्राप्त किए वह मैंने नोट कर लिया, मैंने अभी पहले बताया। अब उन नंबर को हम एक ऑर्डर में ले लेते हैं। सबसे हाईएस्ट जो पाया उसको पहले लिख लिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ऑर्डर में हमने पूरे 100 बच्चों के नंबर लिख लिए। अब उसमें हमें पता चल गया कि ऊपर के 27 बच्चे कौन हैं और नीचे के 27 बच्चे कौन हैं। 27%, 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो हम उस तरह परसेंटेज निकाल लेते हैं जो है। तो ऊपर के इतने परसेंट, 27% बच्चे इतने हैं, नीचे के इतने हैं। अब उन बच्चों के यहां भी 27 बच्चे हैं हायर ग्रुप में, यहां भी 27 बच्चे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें, अब मैं पहले प्रश्न को देख रहा हूं कि हायर ग्रुप में कितने बच्चों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब मैं देख रहा हूं कि देखने को उनकी कॉपी देखते देखते पता चला कुल 25 बच्चे थे जो पहले प्रश्न का उत्तर सही दिए थे, और इस ग्रुप में कुल 8 बच्चे थे जो इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे। इसी तरह से सारे प्रश्नों के लिए हम करते जाते हैं। अब हम डिफिकल्टी वैल्यू 1 माइनस राइट आंसर इन हायर ग्रुप प्लस राइट आंसर इन लोअर ग्रुप, पहला प्रश्न है तो राइट आंसर 25, लोअर ग्रुप में 8 डिवाइड बाई 2n, n कितना है? 54, 1 माइनस। अब इस आधार पर हम इसकी डिफिकल्टी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन पावर RH माइनस RL बाई n, राइट आंसर इन हायर ग्रुप माइनस राइट आंसर इन लोअर ग्रुप और डिवाइड बाई n करके हम डिस्क्रिमिनेशन पावर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद पता चल जाता है कि हर प्रश्न की डिफिकल्टी वैल्यू क्या है और हर प्रश्न की विभेदन क्षमता यानी डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या है। वे प्रश्न जिनकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.50 तरीके कई फार्मूले हैं, तो कुछ परसेंटेज में निकालते हैं, कुछ पॉइंट्स में निकालते हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं पॉइंट में बात कर रहे हैं। तो 0.50 जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.50 है वह जो है सबसे अच्छा प्रश्न माना जाता है। न बहुत ज्यादा कठिन न बहुत ज्यादा सरल। ऐसे प्रश्न जो न बहुत कठिन हो न बहुत सरल हो उन्हें हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन क्योंकि कक्षा में हर तरह के लोग होते हैं तो हम कुछ प्रश्न और कठिन रखते हैं, कुछ प्रश्न और सरल रखते हैं। तो कई बार कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे प्रश्न टेस्ट में होने चाहिए जिनकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.40 से 0.60 तक हो। कुछ लोगों ने और छूट दी और कहा कि थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं, 0.30 से 0.70 तक की रेंज में जो डिफिकल्टी वैल्यू जिन प्रश्नों की आए उन्हें हम। टाइम हो गया क्या आपका? हाँ सर, हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक ठीक, बस बस सर, ओके ओके। आज का टाइम हमारा नहीं। यार देखिए मैंने बताया ना कि जो टेस्ट है, टेस्ट हमारे हैं, टेस्ट दो तरह के, एक टीचर मेड या अनस्टैंडर्डाइज्ड और एक स्टैंडर्डाइज्ड। तो हम अचीवमेंट टेस्ट दोनों यूज करते हैं सामान्यतया। हालांकि होता यह है, कहना करे तो हम कहते हैं क्लासरूम में भी करना चाहिए, करते हैं, कुछ लोग होता है। रिसर्च में ज्यादातर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स अचीवमेंट, अगर स्टडी हमारी होती है तो हम ज़्यादातर कोशिश हमारी होती है, क्योंकि हमारा मतलब ये होता है जो एजुकेशन के सब्जेक्ट में कि हम बच्चों की जो रिसर्च कर रहे हैं यही हमारा रिसर्च होता है कि हम अचीवमेंट कैसे बढ़ाएं, कैसे बच्चों कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो अचीवमेंट को प्रभावित करती हैं, किन किन परिस्थितियों में किस तरह अचीवमेंट होता है। तो ज़्यादातर हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। हालांकि कई तरह, इसी में अब अंडरस्टैंडिंग टेस्ट बना लेते हैं,
मैंने एक टेस्ट बनाया है, डेवलप हुआ है, जो जिसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टेस्ट, तो उसी में बनाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे आप इधर देखिए, आपसे बात हो रही थी, अब कहाँ चले गए, मैं अभी से बात कर रहा हूँ। कई बार यह प्रोसेस है, प्रोसेस यही है, जितने भी तरह के टेस्ट बनेंगे, चाहे अचीवमेंट टेस्ट बनाएं, चाहे डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएं, चाहे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाएं, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट बनाएं, उसमें टेस्ट बनाने के सारे प्रोसेस यही है। इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह से डिफिकल्टी वैल्यू। ठीक है, फिर हम अगले पीरियड में चर्चा कर लेंगे।